बच्चों वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के हमारे कुछ डाउट्स बच गए थे। डीपीपी नंबर 19 हमने दिया था उसको। तो आप देखिए कि जो इसके बड़े बड़े क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव थे, थोड़े लंबे थे, वो सवाल सारे हो चुके। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो हम इनको ज़रा तेज़ स्पीड से करने की ट्राई करते हैं, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 35 ये आप लोगों ने डाउट भेजे हैं, वही है, कलेक्ट कर दिए मैंने सबके डाउट्स। 35 अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। देखो बेटा लैम्डा है 6 × 10⁻⁷ मीटर। ओके, इन्होंने स्लिट का दे रखा है 3 × 10⁻⁴ मीटर, और इन्होंने डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर। ठीक है जी, ये दे रखा है। अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन रिसीव्स लाइट वेव डिफ्रैक्टेड एट 45 डिग्री। फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव्स एट दिस पॉइंट दैट आर एमिटेड बाय द टॉप एंड द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। देखो बेटा एक बात सुनो, अगर ये स्लिट आपकी ए है, अगर ये स्लिट आपकी ए है, तो इसका पाथ डिफरेंस जो है ना, कंप्लीट पाथ डिफरेंस आता था यहाँ जा कर के, क्या आता था, ए साइन थीटा। ये आपका पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था। लेकिन आज जो है इन्होंने कहा है कि टॉप पॉइंट और मिड पॉइंट का निकालना है। मिड पॉइंट यानी आधा निकालना है, यानी इसका 2 का आंसर, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो देखिए डेल्टा बराबर ए साइन थीटा अपॉन 2। ए है 3 × 10⁻⁴ साइन थीटा 45 डिग्री यानी 1/√2 अपॉन 2। आप कैलकुलेट करिए, आपका डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा आएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग × 10⁻⁴ मीटर आएगा। ये आपका डेल्टा आ गया। एक बार देखो जरा क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस चाहिए। तो फेज डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, फाई, डेल्टा फाई, या फाई बोल दो इसको, केवल डेल्टा बोलने की जरूरत नहीं है, फाई को बोल दीजिए। ये होता है बेटा डेल्टा अपॉन लैम्डा × 2π, ये होता है फेज डेल्टा। तो ये 1 पॉइंट इन्होंने इसको कह रखा है, 35 का आंसर है 1.06 × 10⁻⁴। लैम्डा दे रखा है आपका 6 × 10⁻⁷, और ये आपका है 2π। मुझे लग रहा है ये 2π इससे मल्टीप्लाई होगा। हाँ, थोड़ा डिफरेंस तो आएगा। तो मुझे लग रहा है ये आप जब करेंगे ना, तो कितना आएगा, चलो π/3 रहने दो। लेकिन अब अपन इसको निकाल तो सकते नहीं ना, इसको आप ऐसा करो, उसमें कन्वर्ट कर दो रेडियन में। ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट कर दो। आंसर इन्होंने किस में दे रखा है, 35 में, डिग्री में ही दे रखा है इन्होंने आंसर। तो एक जरा आप इसकी कैलकुलेशन करो, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो, नॉट करेक्ट। ऐसा करिए आप इसको ज़रा, इसको 2 करिए, तो 2.12 आएगा अपॉन 6 आएगा, इंटू 1000 आएगा बेटा, इंटू पाई आएगा। एक मिनट ज़रा, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पूरा करना पड़ेगा ना आपको। तो मुझे लगता है आप जब इसको करेंगे 21200 अपॉन 6 इंटू पाई, तो ये आ जाएगा आपका 10600 अपॉन 3π। तो कितना आएगा ये, इसकी ज़रा कैलकुलेशन करो। तो 3 5, एक मिनट, 3 5 है ना, फिर 3 3 5 3, बस फिर ऐसे आता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा ज़िंदगी भर। इतना पाई आ गया है ना, ये देखना ज़रा 0.3 पाई आएगा क्या। एक मिनट, यहाँ पे ये शायद पॉइंट यहाँ के बजाय वहाँ लगेगा, है ना। कैलकुलेशन चेक कर लो, ये आएगा आंसर में, ये आपका आंसर आएगा। अब आप देखिए ये जो फेज डिफरेंस आया है ना, बहुत बड़ा फेज डिफरेंस है, बहुत बड़ा फेज डिफरेंस है। इसको पता है मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा 3 5 3 2π प्लस 1.3π 1.33π, ऐसे लिखूँगा।
ऐसा करने का क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये इवन पाई है, इवन पाई को हम 0 कर देते हैं, प्लस 1.33 पाई, 1.33 पाई को कह दो आप 180 डिग्री, है ना। तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1.33 पाई है ना, 180 डिग्री करोगे इसको तो ये 200 कुछ के आसपास आएगा ये। एक मिनट जरा, 239 आ जाएगा क्या, इतना सारा आ जाएगा क्या ये? हाँ आ तो जाएगा, ये आ तो जाएगा, सही बात है, 239 के आसपास आ जाएगा। 239 दे रखा है ना इन्होंने। हाँ मैं ये आंसर देख करके लिख रहा हूँ, ये इतना ही आएगा। आप प्लीज़ क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन का किया क्या है। इन्होंने कहा है टॉप पॉइंट और मिड पॉइंट, क्वेश्चन को पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा कि a sin थीटा बाई 2 आएगा, क्योंकि हमारा पाथ डिफरेंस a sin थीटा होता था, हमने यहाँ पे गैप कर दिया, राइट। अच्छा ये पाथ डिफरेंस जो है कैपिटल D पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे कैपिटल D 2 मीटर हो, चाहे 200 मीटर हो, चाहे 2000 किलोमीटर हो। अब आप बताइएगा इसका कारण ढूंढ करके कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरा स्टेटमेंट सुनिए, कैपिटल D पर डिपेंड नहीं करेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ। आप सोचिए, जब जूम सेशन में बताइएगा कि क्यों नहीं होता, ठीक है। आपको कराया हुआ है, मतलब जवाब आपको आता है, ठीक है जी, तो आपके पास में ये आ जाएगा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 35 के बाद 37 देखिए आप, प्लीज़ लुक एट क्वेश्चन नंबर 37। 37 सवाल, 37 है, लेसर बीम ऑफ 10 मिलीवॉट पावर and wavelength this has aperture this millimeter. If it is focused by a lens of focal length 5 centimeter, calculate the area and intensity of the image. Okay, हमें इमेज का एरिया चाहिए और इंटेंसिटी चाहिए, तो हम कर देते हैं। देखिए इसमें क्या है, एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिज डिस्क का रेडियस निकालना पड़ेगा। एरिज डिस्क का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ एरिज डिस्क, एरिज डिस्क की रेडियस आपको बताइए, एरिज डिस्क की रेडियस क्या बताई थी आपको, 1.22 लैम्डा एफ अपॉन ए, ये आपको बताया था। चलिए तो 1.22 लैम्डा बताना, कहाँ गया लैम्डा, 7000 है ना, तो 7 × 10⁻⁻7। एफ बताना फोकल पॉइंट, फोकस कहाँ है, फोकस्ड बाय द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 10⁻²। ये बताओ बेटा अपर्चर कितना है। बस इनके डेटा जो है ना वही रखने का कमाल है खाली, और कुछ कमाल है नहीं। अब आप देखिए आपका जो आर ऑफ द एरिज डिस्क आया है, रेडियस ऑफ द एरिज डिस्क, वो कितना आया है, वो आ गया है आपका 10⁻1 ऊपर चला जाएगा ना, ये 10⁻1 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻7 तो 6 आ जाएगा, है ना। तो ये 10⁻6 हो गया पूरा का पूरा, -6। अब आप चेक करिए, ये 1.22 × 7 × 5/3 × 10⁻6 मीटर, ये आपका एरिज डिस्क आया है ना। मैं इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1.22 तो ये 12 7 से 84 से थोड़ा ऊपर आएगा, 85 आ गया, 85 आ गया। मैं इसको ऐसा करता हूँ 87 लिख देता हूँ, ऐसे यार इतना ज़्यादा भी नहीं लिखना चाहिए ना। आप सोचोगे 85.4 आएगा, 85.4 को हम 87 तो नहीं लिख सकते, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको 28.5 लिख देता हूँ और फिर इसको 5 लिख देता हूँ, हैं। नहीं ये 2.85 होगा ना, 2.85। ये क्या है, ये जो मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन है ना, वेव ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स, ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनकी कैलकुलेशन जो है ना उनमें आपको सावधान रहना पड़ेगा। कैलकुलेशन खतरनाक होती है, तो वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा ना 5 से, तो व्हाट इट विल कम, मुझे लग रहा है ये आएगा 14.25 × 10⁻6 यानी 1.425 × 10⁻5। ये इसका आर आया है बेटा। इन्होंने हमसे पूछा है एरिया आपका आएगा πr²। तो पाई आपका 3.14 है, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ,
1.425 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर कितना -10, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे 1.4 का तो कितना आएगा, ये मेरे को लगता है 200 के आसपास आ जाएगा, है ना। हाँ 200 के आसपास ही आएगा, 200 से ज़्यादा आएगा थोड़ा सा, है ना। 200 से ज़्यादा आएगा, तो 200 ही मान लो, चलो 20 मान लो इसको, नहीं 20 कैसे, 2 मानो, √2 होता तो स्क्वायर आता तो 2 से तो ज़्यादा आएगा, 2.1 मान लो, इंटू 10 की पावर -10 या इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 6.28 और पॉइंट और, तो 6.3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आना चाहिए स्क्रीन पे। देखो जरा आंसर क्या है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 37 का एक ही आंसर दिया है क्या, ओहो 37 में इन्होंने एरिया दिया ही नहीं, है ना, आंसर केवल एक इंटेंसिटी का ही आंसर दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, इंटेंसिटी का आंसर निकाल लो। अब ये आपका जो है ना एरिया है, पावर आपको दे रखी है, पावर आपको दे रखी है, एक मिनट जरा, इन्होंने जो दे रखा है आपको 10 मिलीवॉट पावर दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, फोकस्ड बाई अ लेंस, अच्छा फोकस किया है वो इतने एरिया के अंदर आ रही है, इतने एरिया के अंदर आ रही है, तो पावर आपकी आ जाएगी, सॉरी इंटेंसिटी आ जाएगी पावर अपॉन एरिया। पावर आपको दे रखा है 10 मिली माने, मिली का मतलब है 10 की पावर -3, है ना, और यह है 6.3 इंटू 10 की पावर -10। आप जरा चेक करिए इसको, ये मेरे को लग रहा है 1.5 के आसपास आएगा, 1.56 के आसपास आ जाएगा, है ना, इंटू 10 की पावर 7 के आसपास आएगा, तो ये तो बड़ा खतरनाक पावर आ रही है भैया। 37 से यही है, नहीं लेकिन हमारी तो ये है ना किलो में दे रखा है इन्होंने तो, और अच्छा ये सॉरी सेंटीमीटर में आ रहा है क्या आंसर, नहीं हमारा ये मीटर स्क्वायर में, कोई बात नहीं। ये देखिए ये हमारा आ रहा है वॉट पर मीटर स्क्वायर, अब इनकी वो करिए आप कैलकुलेशन, 1.56 इंटू 10 की पावर 7, बेटा वाट को किलोवाट में बदलेंगे तो 10 की पावर -3 आएगा, ओके, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे 10 की पावर 4 आएगा, ये आ जाएगा, कुल मिलाकर के ये 1.56 वॉट पर सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से भी आंसर दिए जाते हैं, यूनिट घुमा करके भी आंसर दिया जाता है, तो आप इस तरह से ये आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 36 किसी ने पूछा नहीं है ना, इसलिए मैंने किया नहीं है ना। 38 देखिए, अगर आप 36 पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। 38 देखो बेटा, इन अ क्लासरूम ऑफ लार्ज डायमेंशन, अच्छा बहुत बड़ा क्लासरूम है, साउंड वेव्स की बातें हो रही हैं भैया। आप देखो साउंड वेव्स की जब बात होती है सावधान हो जाओ, साउंड वेव्स की बातों में क्या होगा कि कंसेप्ट भले ही वो लगेंगे, लेकिन अब आपकी बड़ी वेवलेंथ हो गई है तो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज भी आएंगी, हैं। तो पढ़िए आप क्लासरूम, इन अ क्लासरूम ऑफ लार्ज डायमेंशन साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, तो लैम्डा निकालो सबसे पहला काम, तो V अपॉन न्यू, V आपको दे रखा है 330, हाँ, और 4000 बेटा, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 कर दो। अब आप जरा कैलकुलेट करना लैम्डा कितना आया है, ये लैम्डा आपका आ गया, 4 से भाग लगाओगे ना तो 8 आएगा, और फिर 2 आएगा और 0.5 आ जाएगा, है ना। गलत हो गया क्या, 82.5। अब देखो गलत अगर है तो आप चेक करते रहना भैया, मेरा काम ये नहीं है ना लैम्डा, ये तो आपका काम है। मेरा लग रहा है 8 4 32 और फिर 2 आएगा, फिर 0.5 सही लिखा है, ठीक है। ये आपका लैम्डा आ गया। डिफ्लेक्शन थ्रू ओपनिंग ऑफ ए स्पीकर, द ओपनिंग हैज अ शेप ऑफ रेक्टेंगल विद अ हॉरिजॉन्टल विड्थ ऑफ दिस, यानी कि इन्होंने ए दे रखा है सीधा 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी। द स्पीकर इज इंस्टॉल्ड इन द मिडल ऑफ अ वॉल ए, ठीक है, द अदर वॉल बी बीइंग 60 मीटर, यानी कि इन्होंने कैपिटल डी दे रखा है। कैपिटल डी पता है क्या होता है एक्चुअल में, वो आपका जो ऐप होता था ना सेकंड लेंस का डिफ्रैक्शन में, वो कैपिटल डी होता है, वही कैपिटल डी है।
यानी कितना दे रखा है इन्होंने 60 मीटर। बस ये पहचानना सीख जाओ आपकी क्या चीज़ क्या है, उसके बाद सवाल आपका फट से हो जाता है। ठीक है जी। यू मे इंडिकेट दैट पोजिशन, एक मिनट क्या कह रहे हैं, द स्पीकर इज इंस्टॉल्ड एट द मिडल ऑफ द वॉल ए एंड द अदर वॉल बीइंग 60 मीटर अवे सो दैट अ लिसनर सिटिंग देयर विल बी अनेबल टू क्लियरली हियर द साउंड। एक ऐसा लिसनर है उस रूम में, लिसनर बहुत सारे होंगे लेकिन एक ऐसा लिसनर है जो सुनता नहीं है क्लियरली, मतलब उसको सुनाई नहीं दे रहा। हेल्दी स्पीकर, हेल्दी लिसनर है, हेल्दी लिसनर है बेटा, आप अनहेल्दी नहीं कहा उसने, वो कह रहा है सुनता नहीं है, वो सुन नहीं पाता है। आप सुनता नहीं है, बेटर है कि वो सुन नहीं पाता है, यानी उस जगह कुछ ऐसा घटना हो रही है उस पर्टिकुलर जगह पर कि सीट्स पर बैठी हुई है, जैसे मतलब एक कमरा है उसके अंदर कहीं सीट लगा हुआ है और वो बैठा हुआ है और सुनाई नहीं दे रहा, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है, उसको नहीं दे रहा। तो ऐसे के लिए फिर क्या करेंगे हम, है ना। आगे पढ़िए। यू मे इंडिकेट दिस पोजिशन बाई मेजरिंग द डिस्टेंस। ठीक है। एज्यूम दैट द स्पीकर एंड द लिसनर्स सिटिंग अलॉन्ग वॉल बी आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द। ठीक है जी, मतलब सब कुछ ठीक है। अब आपको इसका मिनिमा सेट करना है बस। अगर आपने मिनिमा सेट कर दिया तो काम हो गया। ये लीजिए मैं मिनिमा पकड़ लेता हूँ, मिनिमा पकड़ रहा हूँ मैं। मिनिमा इज ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, यानी लैम्डा आप सबसे कम ले लो, सबसे कम ले लो आप, है ना। अब अगर आप मिनिमा की डिस्टेंस के बारे में बात करें तो देखिए डब्ल्यू मिनिमा फर्स्ट मिनिमा आपको हमने पढ़ाया था। फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्डा एफ अपॉन ए, ये पढ़ाया था फर्स्ट मिनिमा, लैम्डा एफ अपॉन ए। ये पोजीशन फर्स्ट मिनिमा की, यहीं पर बैठा होगा वो आदमी पक्का, इसलिए उसको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम साउंड आएगी भैया, कैसे सुनेगा बेचारा, है। तो लैम्डा को आप करिए 82.5 इंटू 10⁻³ फोकस की जगह आप ये रख दीजिए 60 अपॉन ए की जगह आप ए रख दो 15 सेंटीमीटर 10⁻²। बस हो गया काम। इसको 4 करना जरा, ओके। 10⁻² पर ले जाओगे तो ये आ जाएगा, मेरे को लग रहा है 330 इंटू 10⁻⁻1। देखना 33 मीटर डिस्टेंस पर बैठा होगा वो सेंटर से 33 मीटर पर बैठा होगा गारंटी से। इसका 38 क्वेश्चन है ना, कहाँ है 38? 39.6 मीटर। अच्छा, इसको 1.22 से मल्टीप्लाई किया है यार इन्होंने, 1.22 से किया है मल्टीप्लाई, मतलब एरीज वाला कंसेप्ट लगाया है। अब ये ऐसा कर देते हैं, ये एरीज वाला कंसेप्ट कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, लेकिन आप लगाएंगे तो ये 39 पॉइंट आ जाएगा। ये यहाँ पर ये जो ये टॉपिक है ना, इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये 1.22 का मल्टीप्लिकेशन कभी यूज में लेते हैं कभी नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, और बस अब ये उसकी इच्छा है कि कितना एक्यूरेसी चाहता है ना, आप करके देखिए। लेकिन जैसे अगर एक बात मान करके चलिए, इसमें जैसे इन्होंने आंसर क्या दिया 39.6 दिया है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 38 का, हाँ 39.6 दिया है। ये आप पक्का मान करके चलिए, इतना अत्याचार कभी कोई क्वेश्चन बनाने वाला आपसे नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, डोंट वरी, है ना। वो क्या कि आपके जैसे ABCD 4 ऑप्शन दिए मान लो, इसमें अगर उसने एक ऑप्शन 39.6 दे दिया तो पक्का मान के चलिए अगला ऑप्शन को 30 देगा, 33 निश्चित ही नहीं देगा वो, मतलब वो एक्यूरेट ऑप्शन नहीं देगा जो एरीज के बगैर आ रहा है, क्योंकि वो भी जानता है, पेपर बनाने वाला भी जानता है, क्वेश्चन बनाने वाला इस चीज़ को जानता है कि बच्चे को मैं उस स्थिति में ना पटकूँ कि बेचारा दोनों में से कोई आंसर ना दे पाए, फिर तो वो बोनस होगा ना सवाल, क्योंकि समस्या खड़ी हो जाएगी। या फिर वो बोलेगा, हाँ एक चीज़ और बोल सकता है, वो एरीज वर्ड बोल सकता है ना, वो बोल सकता है कंसिडरिंग ऑल करेक्शंस, फिर आपको वो यही देना पड़ेगा आंसर, यानी कि दिस इज बेटर आंसर, ऑलवेज बेटर, है ना। अच्छा, दोनों हो तो फिर आप इसको सेलेक्ट करो, अगर दोनों दे दिए, वैसे देगा नहीं लेकिन अगर दे दे तो आप इसको सेलेक्ट करो, दिस इज द बेटर आंसर, राइट। चलिए, डी कुछ और देगा वो आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर व्हाट 38। तो नाउ कम ऑन 38 के बाद देखिए आप 39 क्वेश्चन देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 39। एक मिनट में जरा देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। 39
ठीक है। चलो बेटा 39 का देखिए आप ज़रा। द डायमीटर ऑफ ए प्यूपिल आई वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द इल्यूमिनेशन, हाउ एवर एज्यूमिंग इट्स एवरेज वैल्यू टू बी 2 mm। ठीक है जी। फाइंड द एंगुलर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई फॉर अ वेवलेंथ ऑफ दिस। ठीक है। ऑल्सो एज्यूम दैट रिजोल्यूशन इज लिमिटेड ओनली बाय डिफ्रेक्शन। देखो बेटा एक बात सुनो, हमने आपको एंगुलर लिमिट पढ़ाई थी। एंगुलर लिमिट हमने आपको पढ़ाई थी, लिमिट, एंगुलर लिमिट, एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई, एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई। एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई क्या पढ़ाई थी? एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ आई हमने आपको पढ़ाई थी क्या, मतलब लैम्डा अपॉन ए पढ़ाया था ना, लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा आपको दे रखा है इन्होंने कितना, 5550 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻⁹ अपॉन ए कितना दे रखा है, प्यूपिल आई 2 मिलीमीटर है ना, 10⁻⁻, ये 2 मिलीमीटर जो दे रखा है छोटा नहीं दे रखा है, ज़्यादा ही छोटा है। आई इतनी सी होती है क्या? 2 मिलीमीटर तो नहीं भैया कम से कम 1 सेंटीमीटर तो होती है। अपर्चर जो है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। हैं प्यूपिल 2 मीटर का होता है क्या? 2 mm का होता है। मैं नहीं जानता भी नहीं हूँ मैं अच्छी तरह से क्या चीज़ है। चलो खैर जो दे रखा है वो दे रखा है जी, अपन को काय का पंगा लेगा, हैं अपन क्यों पंगा ले जी। अच्छा ये अपन को थीटा चाहिए है ना, हाँ, रिजोल्यूशन लिमिटेड बाय डिफ्रेक्शन। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको चेक कर रहा हूँ। ये आ जाएगा बेटा 10⁻⁻⁶, तो 55/2 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ एंड -5। देख लो जरा सही किया है क्या मैंने। हाँ जी, ये आपका आएगा रेडियन में, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π के लिए। ठीक है, डिग्री में तभी कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखना। हमेशा जो रिजल्ट आते हैं वो हमेशा ही रेडियन में आया करते हैं। 6.28 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री में आएगा ये, है ना। चलिए अब जरा देखना इसको कितना आ रहा है। 6.28 55 को करेंगे आप तो कितनी बार जाएगा, या मतलब जैसे भी करो आप, काट पीट करके कार्यक्रम करिए। तो मुझे लग रहा है 55, फिर एक बार और करेंगे आप, है ना। तो ये आएगा 5.5 इंटू 1.8 इंटू 6/6.28 इंटू 10 की पावर कितना आएगा बेटा, 2 और ये -2 आ जाएगा, है ना, -2 आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा -2 आ जाएगा तो बस अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो, हम सही तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, ये डिग्री में आंसर आएगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इट इनटू। तो आप कर लीजिए इसका, है ना, कैलकुलेशन, आपके पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। एक बार जरा मैं चेक करता हूँ कि आंसर इन्होंने किस में दे रखा है। 39 क्वेश्चन में, 39 में इन्होंने दे रखा है मिनट में। अच्छा, इसका मतलब इन्होंने एक बार और कमाल किया है, 60 से मल्टीप्लाई करके आप मिनट में बदल दो, 60 से कर दो। इन्होंने मिनट में आंसर दिया है, तो मैं ज़रा एक बार इसको कैलकुलेट कर ही देता हूँ फिर हल्का सा। 60 है, अब देखो बात ये है, ये 6.28 है, वो 5.5 है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1.8 लिख देता हूँ, और यहाँ पे आपका बस ख़त्म। हाँ ख़त्म हो गया काम। ये और ये काट देता हूँ, तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, तो ये 0 हटेगा, तो 10⁻⁻1, यानी कि मेरा आंसर तो भाई अलग ही आ रहा है। 3.6 आ रहा है, ये 5 से करोगे ना। अच्छा 1.8 इंटू 5 कितना आएगा, 9 आएगा, 9, तो 0.9 मिनट आ रहा है मेरा आंसर, तो 0.9 मिनट आ रहा है। अच्छा, अब ये 0.9 मिनट आ रहा है, और इनका क्या दे रखा है लिमिट, कहाँ गया यार, 1.15। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी इन्होंने 1.22 से मल्टीप्लाई कर रखा है। हाँ, थोड़ा सा करोगे जब ये आएगा वो ज़्यादा। अब आप 1.22 से करोगे तो ये हाँ आ जाएगा 1.15, करके देखो, तो ये आ जाएगा 1.15 मिनट। या अच्छा, आँख की जो लिमिट है ना, जो भगवान जी ने बना रखी है,
भगवान जी ने आँख को बना रखा है ऐसा 1 मिनट का, 1 मिनट की लिमिट भगवान जी ने बना रखी। इस आँख जो है, ये वाली आँख जो है, उस आँख का इन्होंने ऐसा कर रखा है कबाड़ा। लेकिन चलो ठीक है, अब भगवान जी ने 1 मिनट की बना रखी है तो भगवान जी खुद ही जो है, भगवान जी तो सही है, हम लोग ही गड़बड़ होते हैं। ये 1.22 जो है बाद में डिफाइन किया होगा, ऐसे किया होगा, जो भी है। चलो अब आप इसका बी पार्ट देखिए, 39 में बी पार्ट है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच आई विल बी एबल टू रिजॉल्व 2 हेडलाइट्स ऑफ एन डिस्टेंस। ओके, 1.5 मीटर की डिस्टेंस को कहाँ कर पाएंगे ये लोग? ये तो बहुत आसान हो गया भाई। थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आपका आर्क जो है दे रखा है इन्होंने 1.5 मीटर, डिस्टेंस आपको दे रखा है, और ये 1 मिनट दे रखा है बेटा। अब इस 1 मिनट को आप वहाँ ले जाओ, सीधे यहाँ पे आ जाओ, रेडियन पे। रेडियन कहाँ है? रेडियन 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 रेडियन, ये रखा रेडियन। रेडियन काम का है हमारे इस काम के लिए, इस कैलकुलेशन के लिए ये वाली चीज़ काम की है हमारे लिए, क्योंकि हमेशा रिजल्ट रेडियन में रखेंगे। डिग्री में तो अब इन्होंने दे दिया, वो एक अलग कहानी है? आपका असली तो वही है, असल तो बेटा वही है, असल तो वही है। चलो मैं इसको कर रहा हूँ जरा, और फिर मैं 1.22 से मल्टीप्लाई भी कर ही दूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा कर रहे हैं। -8 2 × 10⁻³ यहाँ तक सब सही है। अब इसको 1.22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं करेक्शन से। अब आप कैपिटल डी कैलकुलेट कर लो। कैपिटल डी मैं अंदाजे से कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि सही करने की मेरी आदत है नहीं, और ये पता नहीं क्या चाहते हैं। 55 × 1.22 × 10⁻⁸ की जगह 5 लिख दो जी यहाँ पे। किलोमीटर में आंसर आएगा, बढ़िया वाले है ना। जरा देखो, ये आ गया इतना, ये आएगा इतना, तो ऊपर 3 आ गया, 3 आ गया। नीचे ये 55 और 1.22, तो 1.22 इसका मतलब ये 55 का 1.22 11 होता है ना। 55 का 20% 11 होता है। इसका मतलब ये 70 आ गया, 70 लिख दे रहा हूँ मैं ऐसे ही, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ये आपका 300 × 10⁻³ आ गया। अब देखना जरा, ये मुझे लग रहा है ये 4 कितना आ जाएगा? 4.3 किलोमीटर आएगा। देखना कैपिटल डी। 39 में बी पार्ट कहाँ गया? हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। किलोमीटर में दिया है उन्होंने, मीटर में दिया है। अब ये मैंने तो सही किया ही नहीं ना, मैं तो बेटा काफ़ी सारे घोटाले करता हूँ, आप जानते हो मेरे घोटाले, तो मैं सही आंसर तो आ ही नहीं सकता कभी, है ना। अब ये करते हैं कैलकुलेटर से, टक टक टक। आपके एग्जाम में भी वो तो कैलकुलेटर से करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके एग्जाम में पेपर सेटर जिस समय पेपर बना रहा होगा, ही विल यूज कैलकुलेटर, ओके। बट आपको स्टॉप कर देगा कैलकुलेटर काम में लेने के लिए, आपको कैलकुलेटर काम में लेने नहीं देगा। इसलिए मैं कभी कैलकुलेटर काम में लेता नहीं हूँ, इसलिए जानबूझ के नहीं लेता मैं कैलकुलेटर काम में, न तो खुद लेता हूँ न बच्चे को लेने देता हूँ, है ना। ये मतलब मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं खुद भी कैलकुलेटर यूज में नहीं लेता, बच्चे को लेने नहीं देता, क्योंकि वहाँ मिलेगा नहीं बेटा, तो वहाँ मिलेगा नहीं तो फिर काम में मत लो। अच्छा, अब जैसे कई लोग हैं ना जो ये पेपर सेटर, तो उस समय कैलकुलेटर लेते हैं, बाद में मना कर देते हैं, बोल तुम मत लो। अब भैया बात ये है ना कि वो तो वही है। अब हम चलते हैं 40, 41, 42 तीनों नंबर से है। चलो 41, 40, 41, 42 तीनों कर देते हैं। ये घोटाला जो भी है आप चेक करते रहो। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि मेरी कैलकुलेशन पे बिलीव मत करना, मेरे लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स पर आप स्टे करना, ठीक है। 40वां सवाल है, प्यूपिल डायमीटर ऑफ अ पर्सन्स आई इज दिस, ही क्लेम्स दैट ही कैन सी मिलीमीटर मार्क्स ऑन स्केल डिस्टिंक्टली फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, टेक लैम्डा इक्वल टू दिस। वैलिडिटी ऑफ हिज क्लेम को करना है जी। फर्दर इफ द क्लेम इज इनवैलिड, अच्छा ठीक है, कुछ खास सवाल नहीं, यही सवाल वापस से 40वां सेम क्वेश्चन इज अगेन। हमने अभी भी कहा थीटा लिमिट ऑफ आई, थीटा लिमिट ऑफ आई, तो 1.22 लैम्डा अपॉन ए करो जी, करो। 1.22 लैम्डा बताना मेरा कितना है, कहाँ गया लैम्डा? लैम्डा दे रखा है यही
5.5 इंटू 10 की पावर -7। ये दे रखा है बेटा प्यूपिल्स आई, प्यूपिल डायमीटर है 2 mm। अच्छा पहले भी 2 mm ही दिया था है ना, 2 mm 10 की पावर -3। तो कितना हो गया ये? अब ये देखो मेरे को लग रहा है ये और ये मिला के 6 कर देता हूँ मैं इसको, है ना? हाँ है 6 नहीं भाई, 6 नहीं, 6 से कम होगा ये 0.61 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 1.22 को 2 से काटेंगे 0.61 आ जाएगा। अच्छा 0.61 आ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो दिस विल कम 3.6 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन आया बेटा। 3.6 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। अच्छा रेडियन को हम कहेंगे आर्क अपॉन, तो अब देखिए 1 मिलीमीटर इन्होंने आर्क दे रखा है 1 मिलीमीटर, और डिस्टेंस इन्होंने कह रहे कह रहा है कि मेरे को दिखता है 1 मिलीमीटर का मार्क 5 मीटर से, अगला बोल रहे हैं तो ज़रा चेक कर लेते हैं 5 मीटर से दिखता है कि नहीं दिखता। देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है क्या? देखिए मैं ये तो आपकी लिमिट आ गई राइट, रेडियन में ही रहने दो, डोंट चेंज इन डिग्रीज, क्योंकि ये भी हम रेडियन में ही कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसको कहते हैं हम थीटा, क्या बोलते हैं इसको, जो आदमी अपना वो करता है, चैलेंज करता है, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल डायमीटर क्लेम, थीटा क्लेम। उसने क्लेम किया है ये कि मेरे को तो आता है साहब, मेरी आर्ट इतनी जोरदार है, इतनी जोरदार है। अब देखते हैं जोरदार है कि नहीं है। तो ये आ रहा है आपका 0.2, नहीं ये आपका आ रहा है 1/5, तो इसको कह दो 10 की पावर -3/5, यानी 2 इंटू 10 की पावर -4 आएगा जी, 2 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो ये है ना, ये इससे बहुत कम है, लगभग आधा है, तो इतना तो भैया गलत बात है क्लेम। कोई भगवान जी ने उसको स्पेशल थोड़ी बना के भेजा है धरती माता पर, नहीं आदमी झूठ बोल रहा है, गलत, ऐसे आदमी का भरोसा नहीं करना चाहिए, झूठा। अब बात करते हैं उसकी कि सच्चा क्या होगा अगर सच करें तो। सच की बात कर लेते हैं। सच की बात ऐसा करिए आप, 3.6 इंटू 10 की पावर -4, 1 मिलीमीटर है ना बेटा, मिलीमीटर को 10 की पावर -3 रहने दो, और इसको कैपिटल डी कर दो। अब आप डी कैलकुलेट कर दो जरा, तो 10 की पावर -3 अपॉन 3.6 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि 10/3.6, ये आपकी करेक्ट डिस्टेंस आएगी जहाँ पे वो देख सकता है। तो मेरे को लग रहा है 2 से 3 के बीच में देखेगा, है ना? तो 3.6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 108 आता है ना? तो 2.9 मीटर के आसपास आ जाएगा। देखना जरा 2.9 मीटर आंसर आ रहेगा इसका। 40 कहाँ गया अरे यार, 2.98 मीटर 2.98 मीटर, चलो ठीक है, सही है, इतना देख लेगा। ये गलत, ये झूठ बोल रहा था। चलिए आगे बात करते हैं। 41, मतलब बस अभी सवाल ऐसे ही हैं, छोटे सवाल है, कोई सवाल अब बड़े नहीं है ना। 41 सवाल देखो आपका 41, लुक एट क्वेश्चन नंबर 41 प्लीज। 41 देखना, लिमिट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर दिस एंड दिस, शो दैट इफ व्हाइट लाइट passes through a diffraction grating, the violet end of the third order spectrum always overlap with the red end of the second order spectrum. ओके irrespective of the value of the grating element। देखो बेटा एक बात सुनो, ग्रेटिंग क्या होता है? ग्रेटिंग कुछ नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ होती है। ग्रेटिंग एक्चुअल में एक जाली टाइप होता है, जाली होती है ना, छलनी, तो उस टाइप की चीज़ होती है, और उस टाइप की चीज़ के बीच में काफ़ी सारे छोटे से गैप होते हैं, यानी स्लिट्स होती हैं। आप ये कह सकते हो कि ग्रेटिंग इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स, और काम बिल्कुल वैसा का वैसा होता है जैसा डिफ्रैक्शन का, यानी कुछ होता ही नहीं है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि मेरे को पढ़ाना नहीं था, हैं? अब आप कहोगे वाह सर ग्रेटिंग का सवाल आता है, ग्रेटिंग का सवाल आता है कर दो ना, कहाँ दिक्कत है? कंसेप्ट सारा वही है, बस डी आपका ग्रेटिंग एलिमेंट है, जो दो, जैसे ये मान लो ग्रेटिंग है, मान लो ये ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग, तो ये डी आपका ये है, जो आपका वो ए होता था ना, ए वो ये होता था। अब इसमें ये कह रहे हैं 41 क्वेश्चन में कि 4000 और 7000 है, 4000 ब्लू है, 7000 रेड है, ऐसा इन्होंने बोला है। देखिए लैम्डा ब्लू 4000 है एंड लैम्डा रेड 7000 है, बस ये इन्होंने बोला है। एक तरीके से बोलने का स्टाइल होता है,
बाकी बात वही है। अब ये कह रहे हैं शो दैट इफ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वॉयलेट एंड ऑफ द थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, थर्ड ऑर्डर यानी तीसरे नंबर वाले का। तो एक काम करो जरा, 3 लैम्डा इसको मल्टीप्लाई करो आप, थर्ड ऑर्डर आपका लैम्डा बी, 3 लैम्डा बी कैलकुलेट करना जरा, 3 लैम्डा बी। अच्छा इसमें ए वगैरह भी चेक करना है, चलो अभी कर देते हैं हम लोग। देखो ए साइन थीटा इट इज इक्वल टू 3 लैम्डा वॉयलेट, इसको वॉयलेट बोल दो जी, ब्लू मत बोलो, ये ब्लू नहीं बोल रहे, वॉयलेट बोल रहे हैं, है ना। कभी कभी वॉयलेट बोल देते हैं, कभी कभी ब्लू बोल देते हैं। वैसे मेरे को ब्लू बोलना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इन्होंने वॉयलेट बोलना शुरू कर दिया हैं। हाँ देखो वॉयलेट बोल रखा है, मैं क्या करूँ, मेरे को बदलना पड़ रहा है, जबकि मैं सच में इसको ब्लू बोलना चाह रहा था। कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं। चलो ए साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा ले लिया। अब ए को इन्होंने कहा है कुछ ग्रेटिंग एलिमेंट, पता ही नहीं बोले, आप इसको साइन थीटा 3 कर दीजिए, मतलब थीटा 3 फॉर वॉयलेट, थीटा 3 फॉर वॉयलेट कलर। तो ये 3 इंटू लैम्डा वॉयलेट आ गया, कितना आ गया 3 इंटू लैम्डा वॉयलेट, जरा 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 से, तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है जी। अब अगला वाला एक आंसर आपका पास, एक कैलकुलेशन भी आ गई। अगली कैलकुलेशन करिए आप, ए साइन थीटा रेड वाले को देखो क्या कह रहे हैं। रेड वाले को ये कह रहे हैं शो दैट इफ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द वॉयलेट एंड ऑफ द थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑलवेज ओवरलैप्स द रेड एंड ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। चलिए जी, तो सेकेंड ऑर्डर रेड को निकालो, तो 2 लैम्डा आर, तो कितना है ये 2 इंटू लैम्डा आर, तो बेटा ये तो हो गया, हाँ 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7, यानी कि ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये 12 है, ये 12, आई एम वेरी सॉरी, ये 12 है बेटा, बाय मिस्टेक आई रोट इट, इट इज 12 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये आ जाएगा 14 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब देखो एक बात सुनो, एक बात बड़ी क्लियर हो रही है, ये जो है ये ज़्यादा बड़ा है और वो छोटा सा है, इसका मतलब ये रेड है ना उसको हमेशा ओवरलैप करेगा, तो ये बात एकदम सही है। तो आप ये कह सकते हैं शो दैट इफ वाइट लाइट इज पासेज द वॉयलेट एंड ऑफ द थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज ओवरलैप्स विथ रेड, ओवरलैप्ड विथ रेड एंड बोलिए ओवरलैप्स नहीं है, इस एस को आप ईडी कर लो काट करके। देखिए ये इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, शो दैट इफ वाइट लाइट इज यूज्ड टू ग्रेटिंग the violet end of the third order maximum always overlapped with the red end of the second order spectrum irrespective of the, ठीक है, ग्रेटिंग एलिमेंट, मतलब ए से कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल में थीटा से ही लेना देना है। तो आप देखिए वो 12 आ रहा है और ये 14 आ रहा है 2 का, तो ये ओवरलैप ही करेगा हमेशा, उसको ओवरलैप ही नहीं, उसके ऊपर ढक देगा सेकंड वाला ज़्यादा बड़ा होगा और थर्ड वाला छोटा होगा तो ओवरलैप करेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा ओवरलैप का प्रूफ हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, शायद 41 42 भी है ना, तो आई एम सॉल्विंग 42, प्लीज़ गो फॉर 42 सवाल पढ़िए। अभी बस सारे सवाल ऐसे ही हैं, टिक 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 होते जाएंगे। अ डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग 3 सेंटीमीटर वाइड हैज़ 500 लाइन्स पर सेंटीमीटर। अब देखिए 500 लाइन्स पर सेंटीमीटर, इसका मतलब इन्होंने ए दे दिया, 500 लाइन्स 1 सेंटीमीटर में, यानी 1 सेंटीमीटर बटे 500, ये इन्होंने ए दे दिया एक तरीके से। कुल मिला के हम कहेंगे ए को, ये है 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर आ गया जी। ये आपका ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं इसको कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। चलिए, तो अ डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग कहाँ गया, 3 सेंटीमीटर हैज दिस वेवलेंथ ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 देयर मीन वेवलेंथ मीन दिस, ठीक है। आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग, फाइंड द वेवलेंथ सेपरेशन इफ दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड इन सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए वेवलेंथ सेपरेशन इफ दे आर जस्ट रिजॉल्व्ड इन सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिजॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक का सेकंड मैक्सिमा और दूसरे का सेकंड मिनिमा,
वो मतलब कि मैच करें, तब जाकर के सेकंड ऑर्डर पर उसको रिजॉल्व कहेंगे, है ना। क्योंकि अगर दोनों मैक्सिमा मैक्सिमा मिल गए तो फिर रिजोल्यूशन नहीं होगा, दोनों मिनिमा मिनिमा मिल गए फिर रिजोल्यूशन नहीं होगा। एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से मिलेगा तो चेक हो जाएगा। तो इसका अच्छा अभी एक चीज़ है कि किसका मैक्सिमा होगा और किसका मिनिमा होगा, ये एक सोचने की बात है। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ए साइन थीटा हमने कहा था मिनिमा की कंडीशन एन लैम्डा, एन लैम्डा। आपका सेंट्रल जो होता था ना वो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा होता था, सेंटर हमेशा जीरो ऑर्डर मैक्सिमा होता था, करेक्ट। अच्छा तो ये तो मिनिमा की कंडीशन थी जी। अब हम मैक्सिमा की कंडीशन लिख रहे हैं, ए साइन थीटा। अब आपको इंटेलिजेंटली फैसला करना है 2n प्लस माइनस 1 लगाऊं या लगाऊं, ये आपको इंटेलिजेंट फैसला करना है। यहां पे मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं। अगर मैं n बराबर 1 से स्टार्टिंग करूंगा, n बराबर 1 2 3 4 5 6 इससे स्टार्ट करता हूं मैं, यहां -1 लिखूं या +1 लिखूं, ये फैसला आपका है। चलो अगर मैं 1 सेकंड के लिए -1 लिख देता हूं, लिख दिया, लिख दिया। फर्स्ट मिनिमा आपका आएगा n = 1 पर, ठीक है। तो मैं मिनिमा की बात करूं एक बार, देखिए मिनिमा की बात मैं थोड़ा एक्चुअल में हम एडजस्ट कर रहे हैं कि कहाँ जाकर के वो गिरेगा एक के ऊपर, है ना। सवाल पढ़ो एक बार। तो मिनिमा आपका आएगा ए साइन थीटा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा आपका लैम्डा पर आएगा, यहाँ फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि मिनिमा 0 पर आ ही नहीं सकता कभी, है ना। अच्छा अगर अब आप यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं तो आपका ए साइन थीटा जो मैक्सिमा आएगा फर्स्ट, वो λ/2 पर आ जाएगा। अगर हमने यहाँ n बराबर 1 रखा तो ये अगर आ गया ना, ये तो बात 100% गलत हो जाएगी। आपका फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ आ ही नहीं सकता। देखिए जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, उसके बाद एक मिनिमा आता है, फिर अगला मैक्सिमा आता है। आप सोचिए कि फर्स्ट मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा से पहले कैसे आ सकता है जी, है? सेंटर वाइट, उसके बाद एक मिनिमा, फिर उसके बाद मैक्सिमा, यानी फर्स्ट मैक्सिमा किसी भी सूरत में फर्स्ट मिनिमा से पहले नहीं आ सकता, इसलिए प्लस का साइन लगाया गया, करेक्ट। बस अब काम हो गया आपका। जो छोटी वाली वेवलेंथ है उसका आएगा सेकंड मैक्सिमा, छोटी वाली वेवलेंथ का ये बड़ा बन जाएगा ना पार्ट, और उसका सेकंड छोटा बनेगा। अगर हम सेकंड की बात करें तो, है ना, देखो सेकंड मिनिमा की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा मतलब आपका 2 लैम्डा, राइट। सेकंड मैक्सिमा, इसकी जरा वैल्यू रखना, सेकंड मैक्सिमा मतलब यहाँ पे आप 2 रखिए तो ये आएगा 4 + 1 5, तो ये 5/2 यानी 2.5 लैम्डा। अब बड़ी ही क्लियर कट बात हो रही है, बड़ी साफ सुथरी बात हो रही है। कौन सा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के ऊपर गिरना है, पोजीशन सेम आनी है, तो ये दोनों बराबर होने वाले हैं, दोनों बराबर होने वाले। तो कौन सी लैम्डा बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, इसको आप λ1 लिख दीजिए, इसको λ2 लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका λ1 λ2 आ गया, करेक्ट। अच्छा अब जब आपका ये λ1 λ2 आ गया तो एक काम करो आप कि इन दोनों का रेशियो ले लो, तो दोनों इक्वल पोजीशन पे आएंगे, सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन है। इसका मतलब 2 λ1 अपॉन 2.5 λ2 इट इज इक्वल टू 1। तो आपका λ1 अपॉन λ2 कितना आएगा, जरा बताओ, जल्दी से बताओ। 2/5/2, 5/2 यहाँ रखेंगे तो 4 आएगा उधर, तो 5/4 आ जाएगा। यानी λ1 5 होना चाहिए, λ2 4 होना चाहिए, ऐसा गैप आना चाहिए, राइट। अब ये पता है क्या कह रहे हैं अपने से, ये कह रहे हैं फाइंड द वेवलेंथ सेपरेशन इफ दे आर जस्ट रिजॉल्व इन सेकंड ऑर्डर। तो आपका λ1 अपॉन λ2 5/4 आ गया, यानी जो भी रेशियो आएगा वो ऐसा आएगा कि 5/4 आ जाएगा। ओके चलिए जी, अब मैं आपसे एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि λ1 और λ2 का जो डिफरेंस है ना, अगर हम निकालते हैं, ओके, ये दोनों तो बराबर हो गए, ठीक है, ये तो सही हो गया। तो λ1 अपॉन λ2 5/4 आ गया। तो आप किसी एक का इन्होंने रेंज दे रखा है क्या, अच्छा, देयर मीन इज गिवन 5, ओके, दोनों चीज़ें दे रखी है। अब निकल के आ जाएगा। एक्चुअली मेरे को वो चीज़ जो ना मीन वाली चीज़ पकड़ो। आप देखिए
इन्होंने गिवन है ये चीज़, ये तो हमने निकाला है। और गिवन क्या है, ये सवाल थोड़ा समझने की बात है। गिवन है λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 10,000, ये गिवन है, ये 10,000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, क्योंकि λ1 प्लस λ2 का मीन दे रखा है 5,000 और हमारे पास λ1 ये है, तो बस एक निकाल लो आप, जल्दी से खटाखट करो। 5/4 λ2 आ जाएगा, है ना। तो मैं λ1 को लिख रहा हूँ 5/4 λ2 प्लस λ2, इट इज इक्वल टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। मेरे पास λ2 आ रहा है, λ2 आ रहा है बेटा 9/4, बाबा रे, इसका मतलब ये आ जाएगा 40,000 में 9 का भाग लगाओ, लगाओ जी लगाओ, तरीके से लगाओ, 40,000 में 9 का भाग। 9 4 जो 36 होता है ना आजकल, तो 9 4 जो 36 हो गया, 4 4 4 4.44 एंगस्ट्रॉम, ये आपका λ2 आ गया। और λ1 कितना आ जाएगा, λ1 आ जाएगा आपका, अब एक बात बड़ी क्लियर है, λ1 पता है क्या, मेरे को यहाँ से दिख रहा है 5.55 एंगस्ट्रॉम, यानी दोनों का गैप निकालो, दोनों का गैप निकालोगे तो 1.11 एंगस्ट्रॉम। देखना जरा ऐसा आंसर है क्या, पूरी बाबा रे, कौन सा सवाल है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, 41 है क्या ये, 41 तो नहीं था ये, नहीं ये क्वेश्चन 41 नहीं था, अच्छा सॉरी, हम कर रहे थे 42, ये क्वेश्चन 42 है ना, हाँ 42 क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए 42 का आंसर क्या दे रखा है, फोर्टी टू 1.67 एंगस्ट्रॉम दे रखा है भाई, ये तो बड़ा कम आ गया, उड़ी बाबा। वन 1.67 एंगस्ट्रॉम। एक बार जरा वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या है, अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग 3 सेंटीमीटर वाइड, क्या बात है, ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग 3 सेंटीमीटर वाइड, अच्छा, ओके, अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग 3 सेंटीमीटर वाइड हैज 500 लाइन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन एलिमेंट तो हमने सही निकाला है, उससे वो चीज़ अलग है कि वो मतलब उतना लंबा है, अच्छा मतलब ये चाहते हैं कि वो वाला गैप बताइए जहाँ तक कि डिफ्रैक्शन हो सके। चलिए एक मिनट जरा, देयर मीन वेवलेंथ इज 5,000 एंगस्ट्रॉम, आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग, फाइंड द वेवलेंथ सेपरेशन इफ दे आर जस्ट रिजॉल्व इन द सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, तो सेकेंड के लिए आपने मिनिमा मैक्सिमा दोनों निकाल लिया, ए साइन थीटा ग्रेटिंग एलिमेंट आपके पास में है, तो आप दोनों को बराबर कर दीजिए, हाँ सही है, λ1 λ2 आ गया, करेक्ट। अच्छा λ1 प्लस λ2 का इन्होंने मीन दे रखा है 5,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 5,000 एंगस्ट्रॉम दे दिया, एकदम सही है। आएगा तो भाई यही डेल्टा, दोनों डेल्टा लैम्डा आया, मतलब दोनों का डिफरेंस, इसका और उसका डिफरेंस, wavelength separation if they are just resolved in the second order, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में आंसर है ना। इन्होंने आंसर दे रखा है 42 के अंदर 1.67 एंगस्ट्रॉम। चलिए खैर देखते हैं, इस 42 को मैं चेक करके बताऊंगा आपको, ठीक है, 42 को चेक करके बताएंगे। अभी फिलहाल जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उस पर हम जरा बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44-45 दोनों देखिए आप। 44 का है, लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस फ्रॉम द हीलियम नियॉन लेजर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद दिस लाइंस पर इंच। अच्छा आपकी बार इन्होंने इंच में दिया है बेटा, इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एलिमेंट दे दिया। फाइंड द एंगल्स
एट विच फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया। देखो आप क्वेश्चन नंबर 44 है ना, आपका जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो है ना एलिमेंट दे रहा हूँ मैं, इसको ए बोलो, ए बोलो, ए। इन्होंने कहा 15,000 लाइनें पर इंच है बेटा, पर इंच का मतलब है 2.54 सेंटीमीटर बटे 15,000, बड़ा पंगा है भाई। तो 2.54 अपॉन ये कितना 10 की पावर -2 और 10 की पावर 3 तो 10 की पावर -5 आ जाएगा, और ये 1.15 आ जाएगा। ये a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.54 अपॉन 15, तो ये मेरे को लग रहा है 5/3 आ जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेट 5/3 इंटू 10 की पावर -6। देखो जरा चेक करो, सेंटीमीटर मतलब वो मीटर में निकाला है हमने, मीटर में कन्वर्ट कर दिया पूरा। ठीक है, हमारा आंसर मीटर में है। इंच को हमने 2.54 सेंटीमीटर लिख दिया, ये हो गया। बस अब आपको तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के वो निकालने, एंगल निकालने। तो देखो जी, फर्स्ट ऑर्डर का एंगल आएगा θ1 इक्वल टू लैम्डा बाई ए। लैम्डा कितना है आपका, लैम्डा है आपका 6.328 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन ए कितना है 5/3 इंटू 10 की पावर -6। तो आपके पास 3 चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 1, -1 आ जाएगा ना, -1 ये आया बेटा, यानी 0.4 रेडियन आ गया फर्स्ट एंगल। बाबा रे, ये तो कुछ ज़्यादा ही एंगल आ गया, इतना बड़ा एंगल तो नहीं आना चाहिए भैया। θ1 इक्वल टू लैम्डा बाई ए लिखा है ना हमने, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा ए होता है। ठीक है, तो साइन थीटा ये तो बहुत ज़्यादा आ गया है ना एंगल। अब इसको तो फिर साइन थीटा लिखो फिर तो, क्योंकि ये तो छोटा मोटा एंगल है नहीं भैया, बड़ा एंगल है। बड़ा एंगल है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन सावधानी से करनी पड़ेगी। आप मतलब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन नहीं कर सकते इतने बड़े में, ध्यान दीजिए। आपको लिखना पड़ेगा ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, फिर साइन θ1 आएगा बेटा, साइन θ1 बराबर लैम्डा बाई ए आएगा। तो आपका जो लैम्डा है वो है 6.328 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन ए आपको दे रखा है ये। इस ए को चेक कर लो, आपकी ए में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दे रहे हम कुछ। 10 की पावर -2 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर -5 आ जाएगा। ओके, 10 की पावर -6 कर देंगे, 5/3 आ जाएगा। सही तो किया है हमने। इसको 5/3 कर दो जी, और 10 की पावर -6 कर दो। अब आपके 20 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ये, और 10 की पावर -1 आ जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा साइन θ1। अब साइन θ1 0.4 आया, ठीक है। अब चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब साइन θ2 में प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। साइन θ2 में क्या होगा, 2 लैम्डा आएगा, फिर ये आ जाएगा 0.8। साइन θ3 इम्पॉसिबल हो जाएगा, θ3 विल नॉट बी फिजिबल, θ3 विल नॉट बी फिजिबल, इट इज़ नॉट फिजिबल। देखते हैं, देखें क्या दे रखे आंसर। कौन सा क्वेश्चन है, 44 है ना, हाँ 44। थीटा इक्वल टू 21.3 विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये तो ठीक है, थर्ड विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो देखना साइन θ2 0.4 इतना ही होता है क्या, 0.4 यानी कि 30 से कम, हाँ 30 से कम है, सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। 30 है बेटा, 30 से कम आया एक तो बिल्कुल, और एक है 48.4 यानी कि 45 से ज़्यादा है, तो 0.7 करेक्ट, सही है, ये सही है। ये तो नॉट फिजिबल है ना, आंसर आ ही रहा है, उन्होंने भी नॉट फिजिबल कर रखा है वहाँ पे। चलिए 44 हो गया। 44 के बाद का सवाल है आपका 45 हो गया ये, नहीं 45 करना है ना। 2 स्ट्रॉन्ग लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम of sodium are this and this. What must be the resolving power of the grating in order to distinguish these wavelengths? अच्छा, मतलब इस वेवलेंथ को डिस्टिंग्विश करना है। ओके, ठीक है। चलिए मैं एक काम करूँगा, आपको एक जो है ना
अगर ऐसा है इस सवाल को करना है तो फिर हम आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें सारा कंसेप्ट समझा दूंगा आपको कि वो कैसे कैसे वेवलेंथ को रिजॉल्व करता है। ठीक है, तो हम अभी 45 क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि इसमें आपको रिजोल्यूशन ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ना उसको पूरा समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल बनेगा नहीं। क्योंकि ये पता क्या है, ये एक्चुअल में ये कह रहे हैं कि सोडियम की 2 लाइन है। अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें काफ़ी सारे वो होते हैं छोटे छोटे पीसेज। अब एक पर्टिकुलर एंगल पर जो होती है ना वो एक लाइन जाती है, पर्टिकुलर एंगल पर दूसरी लाइन जाती है, तो वो रिजॉल्व दिखाई देते हैं उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न ग्रेटिंग से, तो वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब 45 के बाद में आप क्वेश्चन नंबर 50 देखो। प्लीज़ लुक एट क्वेश्चन नंबर 50। ये आपको मैं करवा दूंगा, मतलब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ना ये वीडियो बना देंगे एक। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देखो जी। ओहो, क्या हुआ ये? आ गया जिंदा, मैं गया कि सोचा गया पूरा। ओके चलो, मैं भी कैसा आदमी हूँ। चलो 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 जी, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। 50 क्वेश्चन देखो। A mixture of plain polarized light and unpolarized light falls on the polarizing sheet. ठीक है जी। On rotating the polarizing sheet about the direction of the incident beam, the transmitted intensity varies by a factor of 4. Okay. The ratio of intensity is IP and IO respectively. Of the polarized and unpolarized components in the incident beam. ठीक है। Next, the axis of the polarizing sheet is fixed at an angle 45 degree with the direction when transmitted intensity is maximum. Then obtain the total intensity of the transmitted beam in terms of I naught. Very good. देखो पोलराइजेशन में अगर आपने पोलराइजेशन का मेरा लेक्चर अच्छी तरह से देख लिया है तो उसमें मेलस लॉ आपको पढ़ाया होगा मैंने। तो मेलस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द पोलराइज्ड लाइट, मेलस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द अनपोलराइज्ड लाइट। तो ध्यान दीजिए, मेलस लॉ applied for polarized component, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेलस लॉ इज अप्लाइड फॉर पोलराइज्ड कंपोनेंट, नॉट फॉर अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड में लागू ही नहीं होगा जो, अनपोलराइज्ड में तो बदलेगी नहीं उसकी इंटेंसिटी, वही रहेगी हमेशा। तो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी चेंज नहीं होती है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो प्लेन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन रोटेटिंग द पोलराइजिंग शीट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम, द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी वेरीज विथ फैक्टर ऑफ 4। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम एंड मिनिमम 4 है। इसका अर्थ समझिए क्या है, इसका अर्थ समझिए। देखिए मैं आपको आई मैक्सिमम और आई मिनिमम बना रहा हूँ, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम लिख रहा हूँ। देखो सुनो, जो अनपोलराइज्ड लाइट है ना वो तो हमेशा ही आएगी, वो तो क्या आएगी, हमेशा ही आएगी, मतलब वो तो रुकेगी नहीं। और जो पोलराइज्ड लाइट है वो रुक जाएगी, वो रुक जाएगी। तो पोलराइज्ड लाइट की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना वो आएगी एक पर्टिकुलर टाइम पर, और अनपोलराइज्ड की तो दोनों टाइम में आएगी। यानी कि मैं यहाँ ये कह सकता हूँ आई पोलराइज्ड प्लस आई ओ, और यहाँ पर आएगी केवल आई ओ, बस यही आएगी। ये आपका 4:1 है। तो ज़रा चेक करना, आई पी इक्वल टू क्या आ रहा है, आई पी इक्वल टू आ जाएगा 3I0। यानी कि पोलराइज्ड लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट की 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब हमने क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ आई पी एंड आई नॉट रेस्पेक्टिवली। तो ये निकल क्या गया, ये देखना जरा आप एक बार इसका आंसर चेक करना। आई पी अपॉन आई नॉट 3:1 है क्या, आई पी अपॉन आई नॉट कहाँ गया, आई पी अपॉन आई नॉट। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, क्वेश्चन नंबर 50 5/4 दे रखा है इन्होंने आई नॉट, ये क्या चक्कर है भाई। एक बार वापस से पढ़िए, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंस, एक मिनट, ऑन रोटेटिंग द पोलराइजिंग शीट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी वेरीज विथ फैक्टर 4। एक्चुअली देखिए क्या होता है, उसको जब घुमाते हैं
तो एज पर द मेलर्स लॉ मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है जब थीटा 0 होता है। आपका आई नोट तो कभी चेंज होता ही नहीं है ना। इन्होंने मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम आई पी प्लस आई नॉट, और आई नॉट बाद में, क्योंकि एक ऐसा पोजीशन आएगा जब पोलराइजेशन गायब ही हो जाएगा, तभी मिनिमम आएगा। ओके, ऑन रोटेटिंग द पोलराइजिंग शीट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी वेरीज विद द फैक्टर ऑफ 4। फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज आई पी एंड आई ओ रेस्पेक्टिवली। भैया मेरा आंसर तो 3 आ रहा है, मैं क्या करूं? 50 आपको दे रखा है यहाँ पे 5/4 आई नोट। एक बार जरा फिर पढ़ते हैं, आगे का टुकड़ा पढ़ते हैं क्या है। ओके, फाइंड द रेशियो अनपोलराइज्ड कंपोनेंट इंसिडेंट बीम। नेक्स्ट, द एक्सिस ऑफ द पोलराइजिंग शीट इज फिक्स्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द डायरेक्शन व्हेन द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। नेक्स्ट, द एक्सिस ऑफ द पोलराइजिंग शीट इज फिक्स्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। देन ऑब्टेन द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम इन टर्म्स ऑफ आई नॉट। हाँ, निकाल देते हैं हम। देखिए 45 डिग्री पर जब ये आएगा तो जो आई पी आएगा ना वो क्या आएगा, एट 45 डिग्री, एट 45 डिग्री इंटेंसिटी आएगी आपकी आई पी कॉस स्क्वायर 45 प्लस आई नॉट, ये आएगी। आई नॉट तो बदलता ही नहीं है जी, जो अनपोलराइज्ड है वो कभी नहीं चेंज होगा। अब आई पी देखो कितना है, आई पी आपका है मेरे हिसाब से 3 आई नॉट है, हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा। कॉस स्क्वायर 1/2 प्लस आई नॉट, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 5/2 आई नॉट। देखना जरा, 5/2 आई नॉट आई। इन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं सेकेंड आंसर दे रखा खाली, लेकिन सेकेंड आंसर में इन्होंने 5 आई नॉट अपॉन 4 दे रखा है, तो हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि सेकेंड आंसर है ना। हाँ, क्योंकि सेकेंड आंसर में हमारे 2 आ रहा है, इन्होंने 4 दे रखा है। ओह माय गॉड। ये क्वेश्चन नंबर 50, अ मिक्सचर ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑन रोटेटिंग दिस 4 है ना। ये कहीं इंटेंसिटी केवल पोलराइजिंग वाले की तो नहीं दे रखी, मैक्सिमम मिनिमम। Mixture of plane polarized and unpolarized light is normally incident on the polarizing sheet on rotating the sheet। चलिए अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, नहीं कौन सा क्वेश्चन था, ये सब तो हो ही गया ना। 45 क्वेश्चन था और आपका ये 50 है। एक बार 50 में तो देखो मेरे को डाउट लग नहीं रहा कुछ, 50 में तो ये मेरे को लग रहा है ठीक है, सब कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं है ना। हमने मेलर्स लॉ लगाया बड़े आराम से, और ऐसा होता ही है। मैक्सिमम इसी का नाम है भाई। मैक्सिमम का उस समय जब 90 डिग्री पर आ जाता है तो मिनिमम आ जाता है, 0 हो जाता है, पोलराइजिंग लाइट दिखती नहीं है। 45 डिग्री का ये आपका मेलर्स लॉ लगाया है, और आई नोट तो बदलता ही नहीं है कभी, अनपोलराइज लाइट में चेंज नहीं आएगा। चलिए एनीवे, अब देखिए जरा आप 50 के बाद 54 देखो। 54, sun delivers about this kilowatt electromagnetic flux to the earth's surface, the total power incident on the roof of dimension this, ठीक है, निकाल देंगे हम। धरती सन की जो है ना ये इंटेंसिटी आ रही है, तो हम इस पर निकाल देंगे एनर्जी, पावर निकाल देंगे। द सोलर एनर्जी इन जूल्स इंसिडेंट ऑन द रूफ इन 1 hour, द रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स एज्यूमिंग द रूफ टू बी ए परफेक्ट एब्जॉर्बर। गुड, ये सवाल तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्या है आपका जो क्वेश्चन नंबर 54 है ना, ये तो बड़ा आसान सा हो गया। 54 में ये क्या कह रहे हैं कि इसकी इस तरह की पावर दे रखी है, तो सबसे पहले टोटल पावर निकालो। देखो बेटा, पावर बराबर होता है आई इंटू ए। आई आपको दे रखा है 1.4 किलोवाट ना, किलोवाट यानी 10 की पावर 3, और एरिया दे रखा है इन्होंने 8 इंटू 20। 8 इंटू 20 का मतलब है 160।
बस यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, ये आपका पावर आ गया। इसके बाद सोलर एनर्जी इन 1 आवर, ठीक है जी। तो एनर्जी को आप इसको एनर्जी निकालना है तो इसको 1 आवर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर को 3600 सेकंड, ये आपकी जूल में आ जाएगी एनर्जी। ये आपका आंसर होगा, राइट। ये आपका पावर है फर्स्ट आंसर, ये आपका सेकंड आंसर होगा। और थर्ड आंसर में कह रहे थे रेडिएशन प्रेशर एंड फोर्स, ये निकालना है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर होता है बेटा देखो प्रेशर, प्रेशर प्रेशर इक्वल टू हमने आपको पढ़ाया था I/C। तो रेडिएशन प्रेशर निकाल दीजिए आप, I/C आएगा। एब्जॉर्बिंग है इसलिए डबल करने की जरूरत नहीं है ना। फोर्स निकालना है, फोर्स को आप कर दीजिए प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया आप कर दीजिए I/C। 1.4 इंटू 10⁻³ है ना किलोवाट, किलोवाट। आप एक बार C से मल्टीप्लाई करना है इसको, 1.4 इंटू 10⁻³ सॉरी, आप इसको C से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10⁸ आएगा ना। आप कैलकुलेशन करना जरा इसको अच्छी तरह से। तो मुझे लग रहा है कि ये आएगा आपका 1.4/3 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि ये 14/3 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन वो आएगा पास्कल, पास्कल। तो कितना आएगा ये 4.7। ये आपका रेडिएशन प्रेशर आया है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 54 में आपका पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर निकाल रहे हैं हम। यार रेडिएशन प्रेशर को न्यूटन में क्यों दे रहे हैं? अच्छा चलो, इन्होंने शायद रेडिएशन प्रेशर दिया ही नहीं है, सीधे इन्होंने वो निकाला है, क्या बोलते हैं ना, फोर्स निकाला है। चलो कोई बात नहीं, आप फोर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, तो आपके पास में आ गया ये प्रेशर, ये प्रेशर आ गया बेटा। इसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करो तो 4.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, ये कितना 160 है, 160 मीटर स्क्वायर है ना एरिया। चलिए जी, तो आपका जो फोर्स आने वाला है ये आ जाएगा आपका 4.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻4 -4। तो आप इसको करें कैलकुलेशन, इट विल कम अराउंड 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻4। हाँ यही है, बिल्कुल सही है, 7.52 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। यानी आप देखिए ये इन्होंने वो निकाला है। तो ये सब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, सब वही आ जाएंगे आपके आंसर्स। आगे बढ़िए 54 के बाद, 54 के बाद क्वेश्चन कौन सा था? 54 के बाद 55 देखो, 55। तो 55 क्वेश्चन देखो आप क्या है। फिफ्टी 55 में है, आई कैन डिटेक्ट दिस फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड ऑफ ग्रीन लाइट, ठीक है जी। वाइल ईयर कैन डिटेक्ट दिस, ठीक है, एज ए पावर डिटेक्टर विच इज़ मोर सेंसिटिव एंड बाई वाट फैक्टर। देखो जी, जो जितना कम पावर डिटेक्ट कर सकता है वो उतना ही सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी का मतलब है छोटे से छोटे को कौन पकड़ सकता है, डेट इज सेंसिटिव। तो हमें ईयर और की सेंसिटिविटी इन्होंने दे रखी है, आई की इन्होंने पूछी है। तो सही बात तो मैं बता दूं कि ये बड़ा आसान सा सवाल हो गया। मैं आई की निकाल रहा हूँ, ईयर की सेंसिटिविटी इन्होंने दे रखी है, ईयर की सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ ईयर इन्होंने कहा है 10⁻³ 13 है ना, 13 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये तो ईयर की दम है, ईयर की औकात है, कान की दम, इतना कान कर सकता है। अब आई का इससे ज़्यादा सेंसिटिव है आई, पक्का। चलो फिर भी हम जिद नहीं करते, कैलकुलेट कर देते हैं भैया। 5 इंटू 10⁴ फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड ग्रीन लाइट, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए पावर फॉर दी आई। ये ईयर है बेटा, EAR ईयर, ये आई है। इन्होंने कहा है कि 4000 फोटोन है ना, नहीं सॉरी, इन्होंने कहा 5 इंटू 10⁴ फोटोन है, 5 इंटू 10⁴ फोटोन है ना, 5 इंटू 10⁴ फोटोन है ना, 5 इंटू 10⁴ फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर है, पर सेकेंड ग्रीन लाइट है ना। तो
बेटा इसको कह दोगे आप एच सी अपॉन लैम्डा, ये आएगा। पर मीटर स्क्वायर है, पर सेकंड दे रखा है इन्होंने, तो ठीक है डायरेक्ट आ जाएगी आपकी पावर, फिर तो कुछ करना ही नहीं है हमारे को। यार ये क्या, ये तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया। देखो 5 इंटू 10 की पावर 4 है आपका, एच आपको दे रखा है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 आजकल, और सी होता है आपका 3 इंटू 10⁸, और आपका लैम्डा इन्होंने दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -7। ये लो जी, ये 10 की पावर 15 आ जाएगा यहाँ पे, 10 की पावर 19 बच जाएगा, 10 की पावर -19। अब देखो ये अपने आप ही दिख रहा है कि आई सेंसिटिव हो रहा है, क्योंकि कम आ रहा है ना आई का, तो ज़्यादा सेंसिटिव वही होता है जिससे अच्छी तरह से मेजरमेंट हो सके। फिर भी चेक कर लो, आप पूरा कर लो। ये 20 आ गया है ना, ये 20 आ गया 10 की पावर -4, तो 20 इंटू 10 की पावर -15 आ गया, 2 इंटू 10 की पावर -14 है जी। मतलब इतनी वॉट पर मीटर स्क्वायर आई ऑब्जर्व कर सकता है, और वो इतना कर सकता है, इसका मतलब आई इज मोर सेंसिटिव, आई इज मोर सेंसिटिव। कहाँ गया क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन तो मेरे हाथ में, मैं भी कैसा आदमी हूँ। हाँ, इसका आंसर देखिए 55 का, 55 का 5, 55 का 5 लिख दिया। क्या है मतलब भाई, आई इज मोर सेंसिटिव, है ना। चलिए हाँ बेटा, आई ही रहेगा इसका मोर सेंसिटिव, ठीक है। आगे चलिए जरा, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 58 देखो। 58 है 1.5 मिली वॉट ऑफ दिस एंगस्ट्रॉम लाइट इज डायरेक्टेड एट अ फोटो सेल, 0.1% ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स आर प्रोड्यूस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड द करंट इन द सेल। बेटा ये है ना, अब मेरे को लगता है ये क्वेश्चंस जो है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस आ गए। अब आप कहेंगे यहाँ पे मेरे को एक सवाल पूछ सकते हो कि सर वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे डल गए। एक्चुअल में मैं बताऊँ, ये चैप्टर सारे मिक्सड हैं। मॉडर्न फिजिक्स की सबसे खास बात है कि ये मर्ज चैप्टर हैं सारे के सारे। तो अब इसमें नेचर ऑफ लाइट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी काउंट ही किया जाता है, तो कई बार ये क्वेश्चन जो है ना मर्ज हो जाते हैं, तो कोई इसमें खास बात नहीं है। ये जो है ना, ये क्वेश्चंस जो है सारे के सारे आपको अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर पढ़ने के बाद आप करेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप 58 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर पढ़ करके करिए, आपसे सॉल्व हो जाएगा। 63 कहाँ है? 63 भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है क्या? हाँ वही है। 65 स्टॉपिंग पोटेंशियल वही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है ना। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस हैं, आप इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर पढ़ के एक बार दोबारा कर लीजिए। मुझे 99% लग रहा है कि यू विल बी एबल टू सॉल्व, एंड मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर पड़ेगी तो हम बताएंगे, मैं तो हूँ यहाँ पे, हैं। अभी मैं इनको क्वेश्चन नंबर 1 तो 55 चेक करना था, एक ग्रेटिंग वाला तो मामला नहीं, 55 चेक नहीं करना, 55 तो हो ही है ना। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन चेक करना था, भूल जाता हूँ एक तो मैं, सवाल कौन सा चेक करना है। चलिए, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ाना है कुल मिलाकर के, है ना। या मैंने उधर साइड में लिख रखा है किसी सवाल को, हाँ ये लिख रखा है ना। 45-50 को चेक करना है, 45-50 को चेक करना है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, चलिए नमस्ते, करिए इसको जल्दी से।